नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आर्य जंक्शन पर करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा में। आज हम बात करेंगे दिनांक 29 जुलाई 2025 की जो प्रमुख घटनाएं हैं, खबरें हैं अखबारों से ली हुई और अलग अलग विभिन्न प्लेटफॉर्म से उन पर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये बराबर उपयोगी है, क्योंकि हम दोनों मीडियम में ही कंटेंट देते हैं। और ये कंटेंट आपको टेलीग्राम पर हमारी पीडीएफ में मिलेगा। इसका जो मंथली पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो आप वहां जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। राजस्थान की ज़्यादा खबरें नहीं है, लेकिन अदर खबरों में आपको काफ़ी कुछ आज मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप आरएस और एसआई जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको आरपीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके जो पीवाईक्यूज है वो एक जगह पर मिले, तो फिर हमारा ये कोर्स आप सभी के लिए है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर 100 से भी ज्यादा जो आरपीएससी के पेपर है 2011 से लेकर के अब तक 15 सालों के, उन पेपर्स का जो है आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, राजस्थान में पहली बार फुटबॉल अवार्ड्स का हाल ही में आयोजन किया गया है और मार्तंड रैना जो है पहले ऐसे फुटबॉलर बने हैं जिन्हें इस बार नेशनल लेवल पर यह अवार्ड राजस्थान फुटबॉल क्लब की तरफ से दिया गया है। तो फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड इस बार दिए गए हैं और ये पहली बार है जब इस तरह से इनका आयोजन किया जा रहा है। तो राजस्थान फुटबॉल संघ जो है उसकी तरफ से ये आयोजन किया गया और इस आयोजन में एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी के अंतर्गत जो मार्तंड रैना है उनको बेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। मैंने आपको कुछ दिनों पहले मार्तंड रैना के बारे में बताया भी था कि राजस्थान जो फुटबॉल क्लब है, राजस्थान यूनाइटेड एफसी, उसकी तरफ से खेलते हैं और इनको बंगाल क्लब जो है उसके द्वारा इन्हें चुना गया था। हालांकि वो लीग जो है वो रद्द हो गई और इस वजह से उसका आयोजन नहीं हो पा रहा, लेकिन ये काफी उभरते हुए इमर्जिंग प्लेयर के रूप में है। इसी तरह से डोमेस्टिक फुटबॉलर की बात करें, मतलब जो राजस्थान में खेली जाने वाली फुटबॉल है, तो अल्ताफ हुसैन जो है उनको यहाँ पर डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। तो देखो, नया अवार्ड है तो उम्मीद है कि नए अवार्ड को जनरली पूछा जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये आपको पूछ लिया जाए। इस अवसर पर राजस्थान के खिलाड़ियों मगन सिंह राजवी, यशवंत सिन्हा, नसरुद्दीन, मालचंद सैनी, हरीश राव और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके नाम दिए हैं। देखो, मगन सिंह राजवी अगर आप ध्यान देंगे तो 2018 के जो आरएस एग्जाम है उसके अंदर ये पूछा गया था। मुझे भी नहीं आता था उस समय, ठीक है, तो गलत किया था, 2 नंबर में पूछा था। मगन सिंह राजवी राजस्थान के इकलौते इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर खेला है और 1974 और 70 के जो एशियाई खेल है उनके अंदर भी वो रहे, ठीक है, वहां उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, यहाँ तक कि वो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रहे हैं, ठीक है। तो मगन सिंह राजवी उनका नाम है यहाँ पर, तो इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। इस अवसर पर बेस्ट रेफरी का अवार्ड यहाँ पर कर्मवीर खीचड़ और जस्टिन जैस को दिया गया है। और भी बहुत से अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, डिटेल में आप देख सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो ये आपको दो तो जरूर याद रखने, एक तो मार्तंड रैना और दूसरा अल्ताफ हुसैन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर बात करते हैं। तो जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं ये अब चर्चित हो चुकी है। ये आई तो नॉर्म हासिल करनी थी, मतलब एक ग्रैंड मास्टर बनने, लेकिन ये बन गई विश्व चैंपियन। जी मैं बात कर रहा हूँ दिव्या देशमुख की, जिन्होंने 19 वर्ष की आयु में कोनेरू हम्पी जैसी प्रतिष्ठित खिलाड़ी को हराते हुए विश्व जो फिडे चैंपियनशिप है चेस की, उसको यहाँ पर जीतने में कामयाबी यहाँ पर उन्होंने पाई है, ठीक है। तो ये कौन है? आपकी दिव्या देशमुख। चलिए इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। 19 साल की दिव्या देशमुख ने फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है। वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले हमारे केवल एकमात्र पुरुष जो है उन्होंने जीता, वो है विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने 2002 में ये प्रतियोगिता अपने नाम की थी। महिलाओं में अगर बात करें तो पहली महिला बन गई है दिव्या देशमुख। फाइनल में उनका मुकाबला भारत के टॉप खिलाड़ी कोनेरू हम्पी से हुआ। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था कि पहली बार दोनों फाइनलिस्ट हमारे भारत से ही थे। अजरबैजान के बाकू में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। ये वही जगह है जहां पर आपका इस बार कोप 29 का भी आयोजन किया गया था और ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑल इंडियन फाइनल में दिव्या ने कोनेरू हम्पी को रैपिड टाई ब्रेक में 1.505 से रहा। ये स्कोर भी आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है। वे महिला ग्रैंड मास्टर बनने वाली देश की चौथी महिला है, मतलब वो चौथी ऐसी महिला है जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। तो एक
रेटिंग नॉर्म आप जब अचीव कर लेते हैं उसके बाद में आपको ये मिलता है, ठीक है, येलो रेटिंग नॉर्म आपको अचीव करना होता है। और देश की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी ये बन गई है, ठीक है। तो ओवरऑल जो टोटल मिलाकर अगर हम देखें महिला पुरुष तो 88वीं है, केवल महिलाओं की बात करें तो ये चौथी है। इनसे पहले 3 महिलाएं यहाँ पर जो है ग्रैंड मास्टर बनी है, तो ये भी फैक्ट आप याद कर लीजिए। कोनेरू हम्पी 2002, हरिका द्रोणावल्ली 2011, आर वैशाली 2023 में ग्रैंड मास्टर महिला बनी। मतलब आप देखिए कि जब कोनेरू हम्पी ग्रैंड मास्टर बनी थी उस समय तक दिव्या देशमुख पैदा भी नहीं हुई थी, ठीक है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर है। ये नागपुर की है और पिछले साल इन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप भी जीती थी। 2024 में जब बुडापेस्ट में हमने शतरंज ओलंपियाड जीता उसमें भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई है। दिव्या फिडे महिला रैंकिंग में क्लासिकल में 18वें, रैपिड में 22वें और ब्लिट्ज में 18वें स्थान पर थी। 5वीं वरीयता की कोनेरू हम्पी को हराया, जो इसी साल जिन्होंने रैपिड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम की थी, 2 बार वो कर चुकी है, तो उनको यहाँ पर इन्होंने हरा करके ये कामयाबी हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है हमारी जुड़ी हुई है एक जो सेना है उसके एक अभियान से। तो हाल ही में सेना ने एक अभियान शुरू किया जम्मू कश्मीर में महादेव के नाम से, और इसमें 3 आतंकियों को यहाँ पर ढेर कर दिया गया। तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर के लिडवास नामक इलाके में हुआ और इसके अंतर्गत 3 आतंकियों को मार गिराया है। दरअसल इनमें से एक आतंकवादी मूसा नामक जो है उसका संबंध बताया जा रहा है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो बैसरन घाटी के अंदर हमला हुआ था और जिसके अंतर्गत हमारे 26 मासूम भारतीय लोगों को मार दिया गया था जघन्य रूप से, उस से भी इसको जोड़ा जा रहा है। तो लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों द्वारा जो खास करके उसका जो एक छद्म ग्रुप है, ठीक है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, उसके द्वारा जो है यहाँ पर इन्हें मारा गया था और कहा जा रहा है कि उसमें से ही कुछ आतंकवादियों को इसमें मार गिराया गया। तो ये आतंकवादी रोधी अभियान था जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन महादेव। हमको ये पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह की चीजें अक्सर आपसे पूछ ली जाती है जो चर्चा में हो। तो ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है आपको ये बता आप सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इन्हें कौन नहीं जानता, ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। और अब ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लंबे समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत जो कि इनसे पहले 8 साल और 127 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, उन्हें इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। 8 साल 4 महीने और 10 दिन का कार्यकाल इन्होंने पूरा कर लिया है और अब उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं, आदित्यनाथ योगी। दोस्तों योगी ने 19 मार्च 2017 को सीएम पद की शपथ ली। 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ में इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सफलता दिलाई थी। 1998 में मात्र 26 वर्ष की आयु में ये गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके आए और उसके बाद 5 बार इन्होंने गोरखपुर से सांसद के रूप में भी अपना चुनाव करवाया। मतलब लगातार 25 साल तक ये गोरखपुर से जो है सदस्य के रूप में, सांसद के रूप में रहे। तो ये है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट देखते हैं एक बड़ा अपडेट जो है भारत की तरफ से आया है एसडीजी को लेकर के। तो भारत ने अपनी तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जो है वो अपना जो यूएनडीपी जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उसके पास में जो है जमा करवाया है, दर्ज करवाया है। तो भारत ने अपना जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू है वो तीसरी बार यहाँ पर जमा कराया है। इस पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे बात कर लेता हूँ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। उपाध्यक्ष क्यों है, क्योंकि अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम। तो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में आपका नीति आयोग लाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। तो एक प्रकार के सीधा प्राइम मिनिस्टर का रेजोल्यूशन है, उसके माध्यम से इसको लिया गया उनके कार्यालय के से। तो किसी तरह की कोई संवैधानिक या सांविधिक इकाई नहीं है, केवल एक सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में काम करता है जो बेसिकली हमारे केंद्र और राज्य के बीच में मध्यस्थता करते हुए और एक तरह से संघवाद को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके द्वारा 23 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा आयोजित एक बैठक में हमने अपनी तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की है। हम इससे पहले 2020 में और 2023 में भी ऐसा कर चुके हैं। मतलब हमने अपनी पहले भी इस तरह की समीक्षा बेसिकली क्या है, आपको पता है कि 2015 में हमने एसडीजी गोल्स को जो है अडॉप्ट किया है। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो 17 इसके अंतर्गत गोल्स है और 169 इसमें टारगेट्स है, ठीक है। और
ये 17 गोल्स जो है इन पर हम क्या प्रगति कर रहे हैं उसी को देखने के लिए हमें समीक्षा देनी पड़ती है। इसके अलावा एक और टर्म होती है आईएनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये पूछा भी गया था 2021 के पेपर में, आपके मेंस परीक्षा में 5 नंबर पर इस पर प्रश्न पूछा गया था। तो 2 बार भारत ने अपना आईएनडीसी रिलीज किया है, 2015 में, ठीक है, और 2022 में, क्लियर है। जबकि 3 बार हम अपनी रिव्यू कर चुके हैं। रिव्यू का मतलब है कि जो कुछ काम अभी तक हमने इन 17 गोल्स के अंतर्गत किया है वो कहाँ तक पहुंचा है और हम इसको कितना बेहतर तरीके से और आगे अचीव कर लेंगे। जैसे बीच में आपने देखा होगा कि 2023 में ग्लोबल स्टॉक टैग करके भी हमारा सम्मेलन हुआ था, इस पर भी आई आरपीएस जो आरपीएससी है उसने मेंस पेपर में पूछा था ग्लोबल स्टॉक टैग क्या है। तो वो भी एक तरह का रिव्यू था मिड एरिया रिव्यू, मतलब 15 से 30 के बीच के अगर आप 15 सालों को अगर डिवाइड करते हैं तो 2023 वो साल आता है जहां पर हमने ये देखा कि हमने 8 सालों के दौरान आधी दूरी में जाने के बाद कितनी प्रगति की है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में हमने हमारे जो सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति उस पर कुछ चीजें बताई है, जैसे कि जब हम बात करते हैं जीरो पॉवर्टी की, ठीक है, तो जीरो पॉवर्टी में हमने बोला है कि हमने लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है उससे बाहर निकाल दिया, मतलब बहुआयामी गरीबी, जिसमें केवल आंकड़ों पर आधारित गरीबी नहीं है बल्कि जीवन के स्तर जो है उसको दर्शाने वाली गरीबी के आधार पर हमने उन लोगों को बाहर निकाला है। इसी तरह से इसमें और भी बहुत से क्षेत्रों में चीजें बताई गई है, जैसे खाद्य सुरक्षा या जो फूड सिक्योरिटी है, जीरो हंगर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फूड अवेलेबल करा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो पोषण अभियान और आयुष्मान भारत, ये दो हमारे यहाँ पर न केवल न्यूट्रिशन बल्कि उसके साथ साथ जो भी हेल्थ सेक्टर है उसको मजबूत करने और लोगों को हेल्थ संबंधी सुविधाएं या मेडिकल सुविधाएं देने में, फ्री मेडिकल सुविधाएं और बीमा देने में ये मदद कर रहा है। इसी तरह से अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो क्लीन एनर्जी में हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम जैसी योजनाएं हमारे एनर्जी ट्रांजिशन को दिखा रही है, जहां हम अब नॉन कन्वेंशनल माध्यम जो है उनसे आगे बढ़ते हुए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उनको अप्लाई भी कर रहे हैं। आर्थिक नवाचार में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो जो हमारा एक गोल है जो कि बात करता है नवाचार की, अच्छे उद्योगों की, ठीक है, उसमें हम यहाँ काम कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति, मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इक्विटी और इनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए, मतलब असमानता को खत्म करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा देखें तो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना था डीपीआई, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो चाहे वो फाइनेंस का सेक्टर हो, हर जगह पर हम डिजिटल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और इस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से चाहे वो यूपीआई हो चाहे वो आपका भी एग्री स्टेक जैसी चीजें हो, ये सारी चीजें जो है डेटा को डिजिटल करते हुए उसका प्रयोग करके लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मददगार हो रहा है। इसी तरह से जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी, इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने में। तो गांव गांव तक हम जो है पहुंच पाए और इससे जो हमारी खास करके डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हम करते हैं वो वहां तक पहुंचाने में हमको मदद मिल रही है। इसके अलावा हमने एसडीजी इंडिया इंडेक्स, पूर्वोत्तर जिला एसडीजी इंडेक्स और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जैसे टूल्स हैं जो डेटा है उसको इकट्ठे करने और रियल टाइम उनकी मॉनिटरिंग करने में भी सफलता पाई है। आकांक्षी जिले अर्थात एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक जैसे कार्यक्रम हमने चला करके और जो पिछड़े हुए हमारे जिले हैं उन जिलों को कुछ मानकों पर जो है आगे बढ़ाने पर हमने उनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो ये सारी चीजें हमने बताई। इसके अलावा जब बात आती है कि कॉपरेशन, जो 17वां जो बिंदु है अर्थात हमारे जो जितने भी गोल्स हैं उनको लागू करने के लिए देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा, तो भारत अब ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी झलक हमको जब 2023 में G20 की हमको जो अध्यक्षता मिली तो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हमने एक विश्व एक परिवार के रूप में पूरे उस कार्यक्रम को आयोजित किया और ग्लोबल साउथ को रिकॉग्नाइज करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी वहां पर किया है। ये सारी चीजें हमने हमारे इस स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट में बताई है। अब ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि आपको आने वाले मेंस एग्जाम में सीधा सीधा आपको ये पूछा जा सकता है कि भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट क्या कहती है या उसके प्रमुख बिंदु क्या है, वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए
जो बात बार बार हमको सुनने को मिलती है और पिछले कई सालों से सुनने को मिल रही है, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग में 75% की रेटिंग के साथ में फिर से पहले स्थान पर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके बाद में दक्षिण कोरिया के ली जे म्यूंग है, फिर उसके बाद में जेवियर मिलेई है, ठीक है, फिर मार्क कार्नी जो कनाडा के हैं वो है, एंथोनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के। इन सबको आप इनकी रेटिंग्स देख सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ये काफी पीछे है 44 रेटिंग के साथ में, तो इनका कद भी यहाँ पर छोटा दिखाया गया है, ठीक है। और जिसका ज्यादा बड़ा कद है इसका मतलब वो अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे है। किसने किया है? तो एक सर्वेक्षण हुआ मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा, अमेरिका की एक फर्म है डेटा एनालिटिक्स की, उसने ये सर्वे किया है। ये प्रश्न आएगा, ठीक है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है। जैसा मैंने बताया, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, तीसरे पर अर्जेंटीना के, चौथे पर कनाडा के और पांचवें पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम यहाँ पर रहे। 5 काफी हैं और ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत लगातार मिसाइल्स का टेस्ट कर रहा है और इसी क्रम में डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर जो है टेस्ट रेंज जो है वहां से प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं। प्रलय मिसाइल की अगर बात करें तो एक प्रकार की अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल ये है, ठीक है। तो इस अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल को स्वदेशी रूप से हमने विकसित किया है। ठोस प्रणोदक अर्थात जो सॉलिड प्रोपेलेंट है उस पर बेस्ड है। लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक ये मार करती है। 350 से 700 किलो तक का कन्वेंशनल वारहेड ये अपने साथ में लेकर के जा सकती है। ईंधन कैसा है? सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर, ठीक है। और मोबिलिटी इस तरह की है कि ये बहुत तेजी से जाकर के अटैक कर सकती है। जनरली बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज लंबी दूरी के लिए किया जाता है, ठीक है। बैलिस्टिक का मतलब होता है आप एक स्थान से इसको लॉन्च करते हैं, ये लॉन्च होने के बाद में फिर एक परवलयी कार में गति करती है, वातावरण के बाहर निकलती है और वापस से प्रवेश करते हुए तेजी से अपने अटैक को जो भी इसका टारगेट होता है उसको अटैक करती है। इसी के दूसरे रूप में होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो होती है जो मैन्यूवर कर सकती है, मतलब वो अपनी दिशा बदल सकती है और लो एल्टीट्यूड पर भी उड़ करके और अपना काम यहाँ पर कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आज से 5 साल पहले 29 जुलाई 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। कई प्रश्न ये आपको परीक्षाओं में दे चुकी है, हालांकि आरपीएससी ने अभी तक आरएस एग्जाम में इसको नहीं पूछा है। 5 साल पूरे हो रहे हैं तो इसमें एक उम्मीद बनती है कि इस पर ऐसा प्रश्न पूछा जाए। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसे समझ लेते हैं, कितना ये प्रगति कर चुकी है, क्या क्या इसमें अब तक किया गया है, वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 5 years ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एजुकेशन लैंडस्केप, लगभग 34 सालों के बाद में कोई नई नीति हमारे यहाँ पर लाई गई थी 2020 में। 1986 में हमारी पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और वो बदलाव की आवश्यकता महसूस कर रही थी, इसीलिए 2020 में नई नीति को यहाँ पर लाया गया, ठीक है। 5 साल उसके पूरे हो गए। तो एनईपी 2020 का अगर मकसद देखें तो कोई पाठ्यक्रम हम चेंज नहीं करना चाहते थे, बल्कि हम कहना चाहते थे कि हमारे पाठ्यक्रम जो है वो लचीले हों, मतलब रेजिलियंट हो, कभी भी चेंज करना चाहे कर सके, बच्चों के अनुकूल हो, मतलब उनकी लर्निंग में बढ़ावा करें, इसके साथ ही जिज्ञासा, रचनात्मकता और विविधता का समावेश हो, ताकि भविष्य में जो आज के समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जो पढ़ाई हो रही है उसमें वो रिजेम्बलेंस दिखा सके, ठीक है। इस नई शिक्षा प्रणाली में हमने सबसे पहले 10+2 को खत्म कर दिया और इसकी जगह क्या लाए? 5+3+3+4। अब इसमें जो 5 है ये प्ले आधारित है, मतलब दूसरी क्लास तक का बच्चा जो है क्या करे, केवल जो है खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करे, उसकी व्यवस्था की गई। तो एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया, ठीक है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में हमने एक तो फाउंडेशनल स्टेज रखी, ठीक है, और दूसरे में हमने सेकेंडरी स्टेज रखी। फाउंडेशनल स्टेज में हमने 3 से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु के, मतलब जो 5 साल है शुरुआत के, उनमें पूर्व प्राथमिक और कक्षा 1 और 2 के बच्चों को इसमें शामिल किया और उनके लिए अलग तरह से पाठ्यक्रम को तैयार किया। जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें हमने 8 से लेकर 18 साल की आयु, मतलब एक तो प्रिपरेटरी स्टेज हो गई, ठीक है, और दूसरी हो गई सेकेंडरी स्टेज, मतलब एक तो 3 से लेकर 8 साल की उम्र हो गई 2 चरणों में, 3 से 6, 3 से 5 और 6 से 8, और दूसरी हो गई 9 to 12, जिसको हम सेकेंडरी स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों के अंदर इनको सम्मिलित किया और इनके लिए अलग तरीके से पाठ्यक्रम को डिजाइन किया। तो एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए उसको तय करने में इन्होंने काफी भूमिका निभाई है।
अब इस प्रणाली में हमने न केवल बेसिक एजुकेशन देने की बल्कि इसके साथ साथ संख्यात्मक अर्थात न्यूमरेसी जो है वो भी सिखाने की बात की गई, और इसीलिए हमने एक निपुण भारत मिशन शुरू किया 2021 में। अब इसमें आपने देखा होगा कि अभी परख करके सर्वेक्षण आए हैं, उस पर मैंने बात की थी आपको कि क्या कुछ उसमें अलग अलग क्लासेस के लिए है। तो परख सर्वेक्षण के माध्यम से जो हम देख रहे हैं वो दरअसल निपुण के अंतर्गत किए गए कामों को ही दर्शाता है। तो पाठ्यक्रम को चेंज किया और उसके बाद ये भी देखा कि कितना बच्चे सीख पा रहे हैं, लर्निंग कितने लेवल पर हो पा रही है, उस पर भी इन्होंने काम किया। तो तीसरी कक्षा तक के बच्चे को पढ़ना, बुनियादी गणित सिखाना, ये सब इसमें सम्मिलित था। विद्या प्रवेश के माध्यम से हमने बच्चों को यहाँ पर खेल आधारित स्कूल रेडीनेस कोर्स पूरा करा करके उन्हें जोड़ने की कोशिश की शुरुआती दौर में, ठीक है, ताकि वो स्कूल में एंट्री ले सके। एक निष्ठा नामक एक प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया जिससे खास करके शिक्षकों का प्रशिक्षण, मतलब शिक्षक भी तो प्रशिक्षित होने चाहिए, तो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम इसके अंतर्गत हमने करना शुरू किया, ठीक है। तो ये भी एक इसका अंग माना जाता है, मतलब शिक्षक प्रशिक्षण, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनईपी का महत्वपूर्ण भाग है। अगला जो भाग है वो है मल्टीलिंगुअल शिक्षा, मतलब एक भाषा में नहीं, त्रिभाषा फॉर्मूला की हमने यहाँ पर बात की कि दो भाषा तो हिंदी और इंग्लिश, और उसके साथ साथ कोई भी एक अन्य भाषा जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो उसमें यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दी जाए। तो बहुत से नए बुक्स यहाँ पर इसमें जोड़ने का प्रयास भी किया गया है। इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन मतलब होता है कि बच्चा जब छठी क्लास और उससे ऊपर जाए तो उसके बाद में न केवल उसको बेसिक बुक्स की एजुकेशन दी जाए बल्कि प्रैक्टिकली उसको किसी न किसी सेक्टर विशेष में जो है तैयार किया जाए, ताकि वो अनुभव लेकर के और एक योग्यता हासिल कर सके, जिससे कि जब वो अपना 10+2 करे उसके बाद में वो किसी भी रोजगार में समायोजित होने के योग्य बन पाए। दीक्षा नामक प्लेटफॉर्म पर हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बहुत सी भाषाओं में सामग्री देने की कोशिश की है। इसी तरह से पीएम ई विद्या के तहत हमने डीटीएच चैनल, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज के माध्यम से घर बैठे लोगों को दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चैनल्स भी इसमें शुरू किए। तो ये कुछ मतलब प्रयास है जो हमारे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किए गए हैं और जो इसके मूल उद्देश्यों से रिजेम्बलेंस दिखाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स, जिसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश की है जो सीधे सीधे आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आप हमारे करंट अफेयर्स को देखते रहें, पसंद करते रहें। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है, तो आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीजें एक ही जगह पर मिल पाए जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सके। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।